सीधा दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत में हम सीधा शॉर्ट से पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे गुलाम वंश हैं, ठीक है, फिर खिलजी वंश हैं, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। हम इससे पूरा नहीं पढ़ेंगे, जैसे गुलाम वंश कैसे आया कैसे नहीं आया, उससे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ऐसे में हमारा पूरा नहीं होगा। तो हम सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए गौरी का गुलाम था। गौरी यहाँ पर आया, आक्रमण करके वापस चला गया, उसका गुलाम यहाँ छोड़ दिया, तो ये उसका गुलाम था, ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम पड़ गया गुलाम वंश, ऐसा ध्यान रखना। उपाधि आपको बता दें, कुरान खां, जो कि कुरान का सुरीली आवाज स्वर से ये पाठ करता था, इसलिए कुरान का ये उपाधि पड़ी। हातिम ताई, उदार हृदय वाला था, इसलिए हातिम ताई उपाधि दी गई इनको। लाल बख्श, जो लाखों का दानी था। मलिक व सिपह सलार की उपाधि देने लेने वाला कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। राजधानी इसकी लाहौर, और सुल्तान की उपाधि धारण इसने नहीं की, क्योंकि ये खुद को क्या मानता था? गुलाम मानता था। ऐबक ने कुवत कुवत उल इस्लाम यानी भारत की पहली मुस्लिम मस्जिदें दिल्ली में बनाई, और इसका विस्तार किया था इल्तुतमिश ने, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और जो कुतुब मीनार है, ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर बनाई थी। अफगान की जाम मीनार से ये बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। ईंट की बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है कुतुब मीनार, और यूनेस्को ने विश्व विरासत में सूची में शामिल कर दिया है। और प्रथम मंजिल का निर्माण कराया था ऐबक ने, और दूसरी और चौथी निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने, और चौथी और पांचवी का कराया था फिरोज शाह ने तुगलक। और इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी आकाशीय बिजली के कारण, इसलिए इसका वापस पुनर्निर्माण। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो गौरी के आदेश पर, किसके आदेश पर? गौरी के आदेश पर तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद ऐबक द्वारा निर्मित है। पहले ये संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, महाविद्यालय हुआ करता था, आपको पता है, विग्रह चतुर्थ के समय, ठीक है। ऐबक की मृत्यु 1210 चौगान खेलते समय हो गई। फिर इसके बाद में ना इल्तुतमिश, जो इलबरी तुर्क था, ऐबक का ये गुलाम था, ठीक है। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। 1 लाख जीतल में ये खरीदा गया, और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इसने, ठीक है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सुल्तान बनने से पहले बंदायूं का सूबेदार था, ध्यान रखना, कहाँ का? बंदायूं का। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो था इल्तुतमिश, इसलिए हम इसे वास्तविक शासक कहते हैं, ठीक है। तथा अपने नाम के इसने सिक्के भी चलाए, किसने? इल्तुतमिश ने। राजधानी इसने दिल्ली बना ली, ध्यान रखना, दिल्ली, यानी ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक था। अतः दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो कौन है? इल्तुतमिश है, तो ये ध्यान रखना। चालीसा दल तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया, जो अपने वफादार सरदार थे उसका 40 जनों को इकट्ठा करके एक दल बना दिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम संपूर्ण संपन्नता संपन्न शासक कहा जाता है, तो ध्यान रखना। तराइन का थर्ड जो वॉर हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोस के बीच हुआ था, और यल्दोस मारा गया क्योंकि ये गजनी का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने ख्वारिज़म शाह को गजनी का सूबेदार बना दिया उस समय, और इसका पुत्र था मंगबरनी। कौन था? मंगबरनी। तो 1221 में क्या हुआ? मंगोल का शासक था चंगेज खां, उसने आक्रमण कर दिया, तो मंगबरनी पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश ने इसको शरण नहीं दी, किसको? मंगबरनी को। मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था, कौन? चंगेज खां। तो डर था कहीं कि इसके चक्कर में मैं भी ना मर जाऊं, इसलिए मंगबरनी को शरण नहीं दिया, इसलिए दिल्ली सल्तनत बची रही, नहीं तो अभी चंगेजों का शासन चल रहा होता। तो एकता प्रणाली भी चलाई, यानी कि वेतन के बदले क्या देता था? जमीन का टुकड़ा देता था। सैनिकों को कहते थे इक्तदार उस समय, ठीक है। और प्रथम शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टंका व तांबे का जितल कहा जाता है। निर्माण कार्य क्या कराया इल्तुतमिश ने? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण इसने करा दिया। सुल्तान गड्डी का मकबरा इल्तुतमिश ने, मदरसा ए नासिरी कहते हैं, और अपने पुत्र की याद में कराया था सुल्तान गड्डी का मकबरा। और तुर्कों द्वारा निर्मित ये प्रथम क्या है? मकबरा है, ध्यान रखना, सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो स्क्रिय शैली से बना है, यानी कि इंडो और ईरानी ये सब मिलकर, ठीक है। और छत विहीन है, छत नहीं है, ठीक है। बामियान या अफगान अभियान जाते वक्त बीमार हो गए और दिल्ली लौटे, और 29/4/1236 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पूर्व इन्होंने किसको नियुक्त कर रखा था कि तुम मेरी उत्तराधिकारी बनोगी? कौन? रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसे इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर रखा था, लेकिन परंतु अमीर तुर्कों ने इल्तुतमिश के पुत्र को, रुकनुद्दीन को क्या बना दिया? शासक बना दिया। लेकिन आपको बता दें, शुक्रवार का दिन था, जुम्मा की दिन थी। नमाज के दौरान रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर जनता से सहायता मांगी कि मुझे क्या बनाओ? राजा बनाओ। तो जनता ने रजिया को सुल्तान बना दिया। प्रथम अवसर जब से दिल्ली जनता ने स्वयं को अपना शासक चुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारतीय इतिहास में ये पहली महिला मुस्लिम सुल्ताना थी। और रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुतुनिया से क्या कर लिया? विवाह कर दिया। तो रजिया को
वो अल्तुतुनिया को कैंथन हरियाणा नामक स्थान पर डाकुओं ने लूटा और वहां पर इनको मार डाला। फिर शासक बना बरहमसा, जो कि 2 साल रहा। नवीन पद का सर्जन बनाया इसने। ये ध्यान रखना, नायब ए मुमलिकात, ये पद किसने बनाया? तो ये बहरमशाह ने बनाया। ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस पर पहला पद पर कौन नियुक्त किया गया था? तो एतगिन को नियुक्त किया। किसको? एतगिन को नियुक्त किया था। और इसकी हत्या किसने कर दी? तुर्कों ने कर दी। 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ था, पश्चिमी दिल्ली को लूट लिया गया था। ठीक है। फिर बना अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 में अपदस्थ कर दिया नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। फिर बना नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1246 से 65 तक चला। तो देखिए, कुरान की नकल करता था खाली समय में। ठीक है। ये कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद। और सारी शक्तियां किसको दे दी? नायाब को दे दी। और नायाब कौन था? बलबन, जिसको उलुग खां की उपाधि भी दे रखी थी। तो बलबन मंत्रीकालीन उपलब्धियों में त्रिगुणी नीति अपनाया, जैसे कि विद्रोही तुर्कों व कुलीनों का दमन, हिंदू सरदारों से क्या करना? सतर्कता, और मंगोल संकटों को रोकना। इसे कहते हैं त्रिसुगी, कह सकते हैं नीति, त्रिसूत्री नीति। ठीक है। उसके बाद जो बलबन है 1266 से 87, ये इल्बरी जाति का था। ठीक है। बाहुद्दीन इसका मूल नाम था। 1232 में इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। ये भी एक गुलामी था। 40 दल का ये क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली अमीर था। ठीक है। राजत्व सिद्धांत इसका क्या था? प्रतिष्ठा न्याय पर आधारित था। बलबन ने सुल्तानों को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया माना, जिल्ले अल्लाह का खुद को, और प्रतिनिधि का नियाबत एक खुदाई के रूप में इसको स्वयं को प्रसिद्ध या कह सकते हैं प्रस्तुत किया। और चालीसा का दमन कर दिया, क्योंकि वो भी उसका एक सदस्य था। उसको डर था कि दूसरे वाले राजा ना बन जाएं। दीवान ए अर्ज व गुप्तचर विभाग बनाया। निर्कुंस राजतंत्र को अपनाया। स्वयं को अफरशियाब वंश से जोड़ा, यानी कि फारसी सम्राटों के नाम पर अपने पुत्रों का नाम कर दिया। जैसे आप पढ़ोगे कैकू श्रब और कैकू बाद आगे राजा आने वाले हैं। प्रथाएं सिजदा पेबोस किसने लगाई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। सिजदा पेबोस नवरोज, ये व्यवस्था किसने स्टार्ट की? तो ये प्रथा की बलबन ने। सेना का पुनर्गठन किया, यानी कि दीवान ए आरीज बनाया, यानी पहला राजा जिसने इस पर जो नियुक्त हुआ वो था इमादु मुल्क। सैनिकों की भर्ती प्रशिक्षण देता था कौन? दीवान ए आरीज। राज्य की दुर्गों का प्रबंधन करता कौन करता? दीवान ए आरीज। नायाब ए मुमलकात का पद क्या कर दिया? समाप्त, जो कि बरहम साहब ने स्टार्ट किया था। कठोर दंड और कानून व्यवस्था और अनुशासन को स्टार्ट कर दिया इसने। और 1279 में बंगाल विद्रोह का दमन किया, और उसमें सूबेदार थे तुगरुल खां। कौन थे? तुगरिल खां। उसके बाद जो शासक बना वो कैकुबाद बना 87 से 90 तक। फखरुद्दीन का दामाद निजामुद्दीन से सत्ता छीन ली, और जलालुद्दीन का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। फिर आ जाता है आपका खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 के बीच चला। जलालुद्दीन खिलजी का जो विरोधी थे कड़ा वो मानिकपुर गवर्नर मलिक सज्जू, वजीर ख्वाजा खाती। दिल्ली का जो कोतवाल था मलिक उल उमर फखरुद्दीन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन विरोधी ये ध्यान रखना, गवर्नर मलिक सज्जू। तो मलिक सज्जू आपको बता दें, मलिक सज्जू प्लस गंगा घाटी हिंदू सरदारों का विद्रोह हुआ, और उपाधि दी मलिक सज्जू को क्या? मुगिसुद्दीन। अपने नाम की इसने सिक्के वो खुद पे भी चलाए, यानी कि इतना ये फेमस हो गया। कौन? मलिक सज्जू। सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ, जिसको हाथी के पैर से कुचला दिया। किसको? सिद्दी मौला का, इसने विद्रोह किया तब। मंगोलों का आक्रमण हुआ 1292 में। अब्दुल्ला जो फारस मंगोल का शासक था, उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया, और शांति संधि के नाम से 2000 मंगोल ने क्या कर लिया? इस्लाम धारण कर लिया। ये नए मंगोली थे। ठीक है। राजपूतों से भी संघर्ष हुआ, जैसे देवगिरी पर रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ये विजय हो गए, और इन्होंने क्या बना दिया? अर्ज ए मुमालिक बना दिया, और कड़ा प्लस अवध का सूबेदार बना दिया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इसने विजय प्राप्त की किस पर? देवगिरी पर। असीरगढ़ के चौहान वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक और युद्ध हुआ 3 जून 1296 को। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंबोर में अभियान चलाया, जो कि असफल हो गए। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं रणथंबोर को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अगर आप अच्छे से आपने रणथंबोर का इतिहास पढ़ा है तो मेरे को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, इतना मेरे को पता है। जलालुद्दीन की हत्या की कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने की, और 20 जुलाई 1296 को। और देवगिरी को जीतने के पश्चात, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा धन आ गया था, धन के बाद लालच भी आ गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात पहली बार यहाँ हुआ। अभियान इसने उत्तर में भी किए। अगर उत्तर की बात करें, अभियान पहला है गुजरात 1299 में। उलूग खां और नुसरत खां, राय करण देव बघेला इस पर आक्रमण किया, और ये भाग गया। कहाँ गया? देवगिरी के रामचंद्र पर गया। रामचंद्र के राजा के पास शरण ली, और वहाँ पर एक अहिलवाड़ा का युद्ध हुआ।
अहिलवाड़ा में बिना युद्ध के कब्जा हो गया, सॉरी बिना युद्ध के यहाँ पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। कहाँ पर, गुजरात में, क्योंकि ये भाग गया था राय करण देव बघेला। और यहाँ पर धन संपत्ति तो मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिलती है महारानी कमला देवी प्राप्त होती हैं। और सोमनाथ मंदिर था उसको लूटा गया, और एक मलिक काफूर नाम का एक हिंजड़ा था वो मिला, और गवर्नर यहाँ का बना दिया अल्प खां को। किसको, अल्प खां को। फिर रणथंभौर पर अटैक किया 1301 में। कौन थे, उलू खां और नुसरत खां। ये जीत नहीं पाए तो फिर एक एक स्वयं आया और एक एक के विद्रोही को शरण दी। किसने, हमीर ने, इसलिए इसने अटैक कर दिया। भीम सिंह यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। फिर धर्म सिंह, यहाँ पर एक एक का एक सेनापति मारा गया, वो था नुसरत। फिर हमीर और एक के आमना सामना हुआ और पराजित हुए हमीर। क्यों, क्योंकि रणमंद और रतिमाल ने क्या कर दिया, विश्वासघात किया। और यहाँ पर हुआ जौहर, कब हुआ, 11 जुलाई 1301 को। राजस्थान का इतिहास आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ इसको। रणथंभौर का कार्यभार किसको दे दिया, उलू खां को दे दिया, ठीक है। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी व अमीर खुसरो साथ में थे। कब्जा हुआ 25 अगस्त 1303 को। कार्यभार किसको दे दिया, खिज्र खां को दे दिया। कहीं कहीं पर ये 26 अगस्त भी मिलता है। जालोर, देखिए इससे पूर्व, जालोर पर अटैक करने से पूर्व इन्होंने सिवाना को जीता। 2 जुलाई 1306 को घेरा, ठीक है। भावले यहाँ विश्वासघाती मिला, ठीक है। शीतल देव यहाँ वीर गति को प्राप्त हुआ। और फिर यहाँ का कार्यभार किसको दे दिया, कमालुद्दीन गुरुक को दे दिया जालोर। फिर ये जालोर पर अटैक किया, जहाँ का राजा था कानरदेव शासक। 1311 में ये पराजित हुए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विश्वासघाती कौन थे, दैया बिक्का था। कार्यभार किसको दे दिया, कमालुद्दीन गुरुक को दे दिया। फिर आप पढ़ेंगे दक्षिणी अभियान, सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर, ठीक है। तेलंगाना थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय और मलिक काफूर को भेजा गया था, जो उस समय था क्या, हिंजड़ा। खुद की सेना सोने की मूर्ति बनाकर किसने भेजी, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने। मुस्लिम शिविर में भेजा और इसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और यहाँ तक कि यहाँ से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ, यानी कि मलिक काफूर को क्या दिया, भेंट। और मलिक काफूर ने भेंट किसको दी, अलाउद्दीन खिलजी को, कोहिनूर का हीरा। फिर होयसल राज्य, जो कि बलाल देव यहाँ का शासक था। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन थे युद्ध करने वाले, एक था रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी का था, जो राय रायन उपाधि दी गई इनको, क्योंकि ये भाग कर आ गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ शरण भी ली उसने, हाथ जोड़े, ठीक है। बलाल देव और एक के दरबार में गया, वहाँ पर उपस्थित हुआ। तो बलाल देव ने क्या क्या भेंट की, एक मुकुट, एक छत्र, एक 10 लाख टंकों वाली एक थैली दी। तो भाई बहुत खुश हो गए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। फिर अटैक हुआ मंगोलों का आक्रमण। देखिए कादर खां, जो कि सिंध पर आक्रमण किया 1226 को। फिर 1298 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर अटैक किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत बनाना चाहते थे, तो 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ बनाया, सीरी को राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है मंगोलों से बचने के लिए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासन पर बैठते कौन कौन से विद्रोह हुए वो भी ध्यान रखना। एक तो था अतका खां का विद्रोह, जो रणथंभौर के अभियान के समय एके पर हुआ था। अच्छा हुआ बच गया उस समय। और मलिक उमर का भी अटैक हुआ था, मग्गू खां, ठीक है। और हाजी मौला खां, ये इसके खुद के सरदारों ने ही इस पर अटैक किए थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो योजना या राजत्व की बात करें तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर रही थी। और यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमनी यानी खलीफा का नायक, ऐसी उपाधियां धारण कर रखी थी, ठीक है। मुहतसिब क्या होता है, नैतिक आचरण या देखभाल करने वाला, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नकद वेतन देने वाला पहला शासक है, ठीक है। दाग व हुलिया प्रथा इसने स्टार्ट कर दी, यानी नए सैनिकों का रजिस्टर करना, ठीक है। मसाहत क्या होती है, भूमि माप को एकीकृत प्रमाण नहीं होती है। खम्स, जो कि 4/5 खराज 50% ली जाती है। नए कर, चराई धराई कर, ठीक है। दीवान ए मुस्तकराज, राजस्व वसूली, ये इसके क्या हैं, सुधार हैं कुछ। सहना ए मंडी, जो खाद्यान्न व्यापारियों के नियंत्रण पर ध्यान रखती हैं। बरीद, जो कि गुप्तचर विभाग होते थे। और मुहनियान, जो कि व्यक्तिगत गुप्तचर हुआ करते थे। सराय ए बदल, जो कि माल गुजारी के 5 नियम हुआ करते थे। और दीवाने रियासत, जो कि वाणिज्य विभाग हुआ करता था। दीवाने ए मुस्तकराक, जो कि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। मुबारक शाह, जो कि 1316 और 1320 में शासक रहा। स्वयं को खलीफा घोषित किया किसने, मुबारक शाह ने। और खलीफा में उल लह उपाधि धारण की। 20 अप्रैल 1320 को नासिरुद्दीन खुसरो शाह मारा गया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह स्वयं शासक बना और नारे दिए इस्लाम खतरे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 1320 को ये भी मारा गया। फिर शासक बना, फिर वंश आया तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक चला। गियासुद्दीन तुगलक उदारवादी नीति अपनाई साहब। कृषि के विकास के लिए बटाई का प्रयोग किया इसने, ठीक है। नहरों का निर्माण कराया, ये पहला राजा है सर, ठीक है। 1323 में भतीजा जोना खान ने इसका विरोध अभियान किया, ठीक है। 1325 में इसकी मृत्यु हो गई।
लकड़ी का भवन गिर गया इस पर, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। और एक दिल्ली अभी दूर है, ये ओलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने जो दान दिया गया जो धन था वो इसने ले लिया था, इसलिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि उस समय ये आने वाला था कि अभी ओलिया साहब दिल्ली को छोड़ दें क्योंकि मैं आने वाला हूँ। तभी ओलिया ने कहा था कि दिल्ली दुरुस्त, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो जोना खां जो 1325 में जिसने उपाधि दी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जोना खां ही है जो शासक बना, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट था। 23 प्रांत साम्राज्य कश्मीर बलूचिस्तान को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसने अधिकार किया। 1333 में इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री आया था, काजी के पद पर इसने नियुक्त किया जो कि दिल्ली में, और रहला इसने बुक लिखी थी, ठीक है। 1342 में चीन शासक तोगन तिमूर ने अपना दूत भेजा था इब्न बतूता, ठीक है। मोहम्मद बिन की जो योजनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। देवगिरी को राजधानी बनाया 1326 से 27, जो कि असफल रहा। नया नाम दौलताबाद रखा, पहले दिल्ली राजधानी थी, वापस दिल्ली को बनाया, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया 1320 से 32, तांबे कांसे, जो कि ये भी असफल हुए क्योंकि जाली सिक्के प्रचलित हो गए उस समय। खुराचान अभियान किया था, 5 लाख की सेना लेकर गया था 1332 और 34 में, ये भी विफल हो गया। और कराचिल अभियान में 5 लाख सेना खुसरो मलिक के नेतृत्व में गई थी। तिब्बत में भयंकर बर्फ पड़ा, प्लेग की बीमारी फैली, जैसे सेना नष्ट हो गई। दोआब में कर वर्दी कर दी और उस समय क्या हो गया? अकाल पड़ गया, तो ये भी क्या हो गई? विफल हो गई। तो ये योजना भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी विद्रोह हुए थे, 16 विद्रोह हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण बता दूं, सैयद हसन ने, जो गवर्नर था मालाबार का, मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी लेकिन प्लेग के कारण वापस लौट आए, ठीक है। लाहौर में मंगोलों ने अधिकार कर लिया। दौलताबाद के जो गवर्नर थे कमालुद्दीन गुर्ग, उनका पुत्र था हुसंग। बंगाल, गुजरात, मालवा, इन सब में क्या हुआ? विद्रोह हो गया। दक्षिण भारत में बात करें तो अमीर आन ए सदा ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन की तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ठट्टा में हो गई और ये बंदाइनी में हुई, और सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई, ऐसा कहा गया। तो एली फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। तो फिर शासक बनता है फिरोज तुगलक 1352 से 1388 तक। राज्य अभिषेक हुआ 23 मार्च 1351 को। उपाधि दी नायाब ए अमीर उल मोमिन, सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया। पीएम थे खान ए जाम मकबूल नियुक्त किया, ठीक है, किसको? प्रधानमंत्री के रूप में। और इसका वास्तविक नाम था कन्नू, जो तेलंगाना क्या था? ब्राह्मण था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 प्रकार के जो भी कर थे उनको समाप्त कर दिया और एक तकाबी ऋण को समाप्त कर दिया। 4 नए कर लगा दिए, कौन से? खराज, खोम्स, जजिया, जक़ात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों पर भी इसने क्या लगाया? जजिया कर लगा दिया। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है जिसने भूमि की जांच और पैमाइश कराई और राजस्व का अनुमान लगाया, जो कि 4 करोड़ 85 लाख टन का निकला। कितना? 4 करोड़ 85 लाख उस समय। तो सैनिकों का पद वंशानुगत कर दिया इसने। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है किसको? फिरोज तुगलक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध अभियान में भारी सैन्य इसको नुकसान हुआ। सर्वाधिक नहरें इसने बनाई, कितनी? फिरोज तुगलक ने नहरें बनाना, लेकिन इसके 18,000 गुलाम थे, यानी कि गुलाम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसने दीवान ए बंदगान बनाया जो कि दास व गुलामों के वितरण की रखरखाव करता था। मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय, इन सब की स्थापना की। नहरों की बात करें तो नहर हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, यानी भाई जौना खां की स्मृति में नहरों का निर्माण करें। फिर अगला शासक है सैयद वंश। देखिए सैयद वंश 1414 से 51 तक दौलत खां को पराजित कर खिज्र का शासक बना, ठीक है। और इसने उपाधि दी रैयत ए आला। सुल्तान की उपाधि इसने हासिल नहीं की। इसकी हत्या हो गई 1434 में सिद्धपाल द्वारा। फिर जो लोधी वंश आता है 1451 से 56 तक चलता है। बहलोद लोधी दीवान ए खैरात प्रथम अफगान शासक, सिंहासन पर यह कभी नहीं बैठा, ध्यान रखना। बहलोद लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। आगरा नगर की स्थापना की 1504 में। राजधानी आगरा को बनाया 1506 में। ताजीर व मुहर्रम बंद करवा दिए इसने। गुलरुखी नाम से एक कविताएं लिखता था। आयुर्वेद ग्रंथ लिखा फरंगे इस सिकंदरी, ठीक है। फिर इब्राहिम लोधी आया, 1517 से 1526 तक शासन किया। घाटोली का युद्ध हुआ 1517 में।
ठीक है। खातौली का युद्ध, राणा सांगा विजय हुआ इसमें। मानसिंह को पराजित किया, ग्वालियर का शासक था उस समय, और जलाल खां को यहाँ पर इसने शरण दी थी, ये भी ध्यान रखना है। दौलत खां लाहौर का गवर्नर बनाया गया था दौलत खां को, ठीक है। इसका पुत्र था दिलावर खां, अपमान का बदला लेना चाहता था, तो इसने बाबर को आमंत्रित कर दिया, और 1526 में पानीपत का पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। फिर शासक बनता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक रहा। इसका वास्तविक सत्ता इसका वजीर संभालता था, जिसका नाम है सकरुल मलुक। इसकी उपाधि है खान ए जहां, और कमाल उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 तक रहा। सैयद वंश का ये अंतिम शासक था, ध्यान रखना, ठीक है। सल्तनत काल के जो प्रमुख कुछ विभाग हैं, जैसे दीवान ए विजारत जो कि वित्त विभाग है, ठीक है। दीवान ए रियासत जो कि नियंत्रण विभाग है। दीवान ए मुस्तकरात जो कि कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलता था। दीवान ए कोही जो कि कृषि के विकास के लिए। दीवान ए कजा जो कि न्याय विभाग से संबंधित हैं। और दीवान ए इंसा जो पत्रसार से संबंधित हैं। दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए रिसालत जो कि विदेश विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए बरी जो कि गुप्तचर विभाग से संबंधित हैं। दीवान ए बंदगान जो कि दास विभाग से संबंधित हैं, ठीक है। और सल्तनत काल में जो प्रमुख अधिकारी हुए, जैसे आरिज ए मुमालिक जो कि सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीद ए मुमालिक जो कि गुप्तचर विभाग का प्रधान था। सद्र उस सुदूर जो कि धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर ए अखूर जो कि अश्वशाला का प्रधान था। सर ए जानदार जो कि सुल्तान के अंग रक्षकों का प्रमुख था। अमीर ए हजीब जो कि दरबारी शिष्टाचार का नियम करने वाला था। मुगल काल के प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने मुगल काल का प्रशासन इसलिए लिया क्योंकि मुगल और राजपूतों के मध्य संबंध आप मेवाड़ के इतिहास में पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं मुगल प्रशासन सीधा लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ केंद्रीय प्रशासन की। देखिए, केंद्रीय प्रशासन में देखिए सबसे ऊपर होता है बादशाह, फिर होता है वजीर जो कि सामान्य प्रशासन संभालता था, फिर होता है दीवान जो कि वित्त मंत्री होता था, फिर होता है मीर बख्शी कौन हुआ करता था, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मीर ए समा जो कि गृह मंत्रालय कह सकते हैं, जैसे अमित शाह। सदर उस सुदूर जो कि धार्मिक मामले संभालता था, ठीक है। और काजी उल कुजात जो कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। केंद्रीय के बाद फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। देखिए, प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार, सिपलसार या नाजिम हुआ करता था। फिर होता था दीवान जो कि राज्य के वित्तीय मामले संभालता था। फिर बख्शी जो कि प्रांत की सैन्य व्यवस्था। फिर सद्र जो प्रांत में धार्मिक मामले। फिर मीर ए अदल जो कि न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। और आपको बता दूं, जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य का, वो पहले साम्राज्य सबसे बड़ा, फिर साम्राज्य को बांटा गया सूबा जो कि प्रांत कहते हैं, सरकार जो जिला कहते हैं, परगना जो कि तहसील, ग्राम जो मुआवजा यदि, बस्तियां जिसको नागला कहते हैं। तो मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं, आईने अकबरी में अबुल फजल ने 12 सूबों का उल्लेख 12 सूबों के बारे में बताया है, और 3 बाद में जोड़े गए, जैसे खानदेश, बरार, अहमदनगर, ठीक है। और जहांगीर के समय भी 15 ही थे, लेकिन शाहजहाँ के समय 18 हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें उड़ीसा, थट्टा और कश्मीर जुड़ गया। फिर औरंगजेब के समय ये 20 और 21 हो गए। बीजापुर, गोलकुंडा, मराठा, यदि मराठा को साथ में जोड़ें तो 21 होते हैं, वरना मराठा को अगर हम नहीं मानते तो 20 होते हैं, ठीक है। और प्रांतीय के बाद अगर आपको मैं बता दूं, फरगना का जो प्रशासन होता है यानी तहसीलों में, तो फरगना में सिकदार जो कि मुख्य प्रशासक हुआ करता, आमिर जो कि राजस्व अधिकारी होता था, फौजदार जो खजांची होता था, एक पटवारी, कारकुन जो लिपिक कार्य करता, और ग्राम प्रशासन के जो अधिकारी हुआ करते थे, वो अधिकारी उसको कहते हैं मुकदम, खूत, चौधरी, ये ग्राम में हुआ करते थे, ठीक है। और जो मनसबदारी थी, मनसबदारी वंशानुगत नहीं थी, ये सिर्फ योग्यता पर आधारित थी, ठीक है। सैनिक या असैनिक हो सकती हैं, ये जात यानी कि रैंक, और स्वार यानी कि सैनिकों पर आधारित थी, ठीक है। और आपको बता दूं, विजारत जिसको मंत्री परिषद कहते हैं, क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। दारोगा एक डाक चौकी जिसको गुप्तचर विभाग कहते हैं। कोतवाल जो नगर का प्रधान हुआ करते थे उसको कहते हैं। भूमि जो कि खालसा प्रत्येक रूप से बादशाह के अधिकार में हुआ करती थी। जागीर तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर कहते हैं। सयूरल जो कि अनुदान में दी गई भूमि है उसको सयूरल कहते हैं। किरोड़ी 1573 में अकबर ने नियुक्त किया था, जो कि 1 करोड़ रुपए वसूलता था, यानी राजस्व विभाग से संबंधित हुआ करता था किरोड़ी। और चकला सरकार व परगनों के मध्य एक नई व्यवस्था थी जो शाहजहां ने स्टार्ट की थी, ठीक है। दहसाला 1590 में अकबर ने चलाई थी। टोटरमल बंदोबस्त कह सकते हैं इसको। भूमि को 4 भागों में बांटा, पोलज, प्रति, चाचर, बंजर, ठीक है। पोलज को नियमित रूप से कृषि होती थी, प्रति 1/2 अंतराल बाद, और चाचर 3/4 अंतराल बाद कृषि होती थी, ठीक है। जब्ती भू राजस्व की एक नई प्रणाली है, टोटरमल ने स्टार्ट की थी। कर निर्धारण की 2 श्रेणियां इसमें की गई थी, और 2 श्रेणियां थी, एक थी तरवीस, एक थी तहसील, ठीक है। नक्श प्रणाली जो कि औरंगजेब ने स्टार्ट की थी, उपज का आधा कर लिया जाता था, उसे कहते हैं नस्क। लगान व्यवस्था 3 थी, गल्ला बख्शी, नासक और जब्ती।
जात, वेतन, प्रतिष्ठा, ठीक है। और सवार क्या होती थी, घुड़सवार या दस्तों की संख्या, इसे सवार कहते थे, ठीक है। फिर है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए 3 चरण हैं भारतीय राष्ट्र, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। इनकी डेट देख लो, 1885 1905, 1905 से 1917, 1917 से 1917। अगर प्रमुख नेता की बात करें तो उदारवादियों में नेता हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उग्रवादियों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। और गांधी युग की बात करें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये गांधी युग में थे। नीतियों की बात करें तो उग्रवादी आपको बता दें कि ये संवैधानिक मामलों में विश्वास करते थे, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, निवेदन। और उग्रवादी जो थे वो इसका बहिष्कार करते हैं। उग्रवादियों ने उदारवादियों की नीति को क्या कहा, भिक्षावर्ती का, ये एक भीख है ना। तिलक क्या कहते हैं, यदि वर्ष में एक बार मेंढक के टराने से कुछ नहीं हासिल होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ना शुरू करते हैं। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, अर्थ होता है लोगों का समूह। स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। संस्थापक है ए.ओ. हयूम, जनक है ए.ओ. हयूम, फर्स्ट सचिव है ए.ओ. हयूम, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अध्यक्ष थे वोमय चंद्र बनर्जी, ठीक है। वोमय चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। घोषणा 5 दिसंबर 1885 को हुई, दी हिंदू न्यूज़पेपर में। और इसका नामकरण किया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था भारतीय जनता का हित, भारतीय व अंग्रेजों के मध्य एक मंच के रूप में, और सेफ्टी वॉल या तड़ित चालक के रूप में, यानी कि प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है, ठीक है। बजती रहे, नहीं तो क्या है, अगर नहीं बजेगी ना तो अंदर क्या और ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, इसलिए इसका निर्माण किया गया, समझ लो आप, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है, जैसे 1885, ये 1890 तक याद रखना, ब क म ई बक, ठीक है, बक मई बक, तो ऐसे याद रखना। फिर गिनती लिख देना, 85, 86, 87, 88, 90, 89, 90, ठीक है। तो बकमई से जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई, तो ये तो याद रखना ही है। इसमें फर्स्ट ईसाई अध्यक्ष था वोमय चंद्र बनर्जी, फर्स्ट फारसी अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट मुस्लिम अधिकारी था बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, ठीक है। और इसमें देख लो कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष वी वेटरबन, जो मुंबई 1889 को बना। और 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की फर्स्ट महिला स्नातक कौन थी, कांदिमनी गांगुली, जिसने संबोधन दिया था 1890 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। फिर चौराणु और छिन्नू याद रखना, एम के, ठीक है, चौराणु छिन्नू, मद्रास कलकत्ता, ठीक है। इसके अल्फ्रेड वेब थे, ठीक है, थर्ड अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। और कलकत्ता में रहमतुल्लाह साहिनी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना, वंदे मातरम, ठीक है। और 1904, 5, 6 ऐसे लिख देना, 1905, 4, 6। तो बी के बम्बई बनारस कलकत्ता, बम्बई बनारस कलकत्ता। हेनरी कॉटन, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। देखिए इस समय चौथे अंग्रेज अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले में बंगाल विभाजन का विरोध, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय ये अध्यक्ष थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने 4 प्रस्ताव पेश किए थे, कब, 1906 में कलकत्ता में। क्या किए थे, स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन और शिक्षा, ये ध्यान रखना। 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आपको पता है। और 1908 मद्रास में कांग्रेस के लिए संविधान निर्माण हुआ। और 1911 में विश्व नारायण से इस समय राष्ट्रगान गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और 1916 में लखनऊ में अंबिका चंद्र मजूमदार अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का यहाँ पर क्या हुआ, वापस एकीकरण हुआ। 1907 में क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। 1917 में कलकत्ता में एनी बिसेंट अध्यक्ष बनी, फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी ये, ठीक है। और 1920 में नागपुर में विजय राघवाचार्य में असहयोग प्रस्ताव रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1924 में महात्मा गांधी, एकमात्र ये कह सकते हैं अधिवेशन है जहाँ पर सिर्फ गांधी जी ने भाग लिया, अध्यक्ष बने ये, ठीक है। और 1925 में सरोजनी नायडू ने, फर्स्ट भारतीय महिला, पूछा जाए तो ये बहुत डेटे इंपॉर्टेंट है, ये 2 3 है, ठीक है। और 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज, ठीक है। और 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, तो ये पूर्ण स्वराज और ये मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा अधिवेशन, कौन से अध्यक्ष थे, बहुत ज़्यादा। 1933 में कलकत्ता नली सेन अध्यक्ष थी, ये द्वितीय भारतीय महिला थी, ठीक है। और 1936 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट गांव में आयोजित अधिवेशन था, कौन सा, ये 1936 वाला फैजपुर। 1938, 1959 इन दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले कौन है, सुभाष चंद्र बोस। 1946 में मेरठ, 1946 में कहा मेरठ में जे.बी. कृपलानी। आज़ादी के समय अगर पूछे अध्यक्ष तो जे.बी. कृपलानी थी, ठीक है। और 1948 में पट्टाभी सीतारामैया, स्वतंत्रता के बाद आयोजित पहले अधिवेशन, ठीक है। अब देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। क्या था, इधर था पश्चिम बंगाल, इधर था पूर्वी बंगाल, इनको
डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसमें बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता थे, इसमें ढाका, चटगांव, राजगीर और असम था। ठीक है, यहाँ का गवर्नर बना दिया बैमफील्ड फुलर को और यहाँ बना दिया एंड्रयू फ्रेजर को। ठीक है, इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। कारण क्या था, इन्होंने कहा कि ये प्रांत बहुत बड़े थे और शासन करना क्या था, कठिन था, और हिंदू और मुसलमानों को ये अलग करना चाहते थे। ठीक है, विरोध स्वरूप यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चला, शोक दिवस मनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी एकता दिवस यहाँ मनाया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका नेतृत्व महाराष्ट्र से कर रहे थे तिलक, पंजाब से कर रहे थे लाला लाजपत राय, दिल्ली से कर रहे थे हैदर राजा और मद्रास से कर रहे थे चिदम्बर पिले। मुजफ्फर हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1908 को मुजफ्फर मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट हाउस में, और इसको मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन साला ये बच गया और इसकी जगह श्रीमती कैनेडी और उसके पुत्र मारे गए। और ये पता चल गया अंग्रेजों को, तो प्रफुल्ल चौकी ने तो वहाँ पर कर ली आत्महत्या, लेकिन खुदीराम बोस वहाँ पकड़े गए और यहाँ पर दे दी इसको फांसी। ये सबसे कम उम्र में लटक गई, ऐसा समझ लो। मार्ले मिंटो सुधार 1909 हुआ था। ये मार्ले मिंटो सुधार नहीं, एक हरामीपन था। मार्ले सचेता, मिंटो गवर्नर जनरल था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। भारत में सर्वप्रथम मुसलमानों को पृथक निर्वासन दिया गया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक है तो वो है मिंटो। दिल्ली दरबार लगा था 1911 को। कब लगा, 1911। देखिए, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आ रहे थे, उनकी पत्नी थी महारानी मैरी। ठीक है, और घोषणाएं की गई थी बहुत बड़ी बड़ी कि हम बंगाल का विभाजन क्या करेंगे, रद्द, और राजधानी बनाएंगे दिल्ली। और लागू कब किया, 1912 में दिल्ली को। और यहाँ पर होता है दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या होता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 1912 को फांसी दी गई थी। क्यों, क्योंकि जो गवर्नर जनरल हार्डिंग द्वितीय को मारने की योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने, यहाँ पर भी साला यह बच गया तो यहाँ पर फांसी दी अवध बिहारी, अमीर चंद, पाल मुकुंद बीसी और बसंत कुमार, यानी ए बी को क्या दी, फांसी। ठीक है, और लखनऊ समझौता हुआ 1974 में, 1916 में, सॉरी, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। कांग्रेस अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार, अभी हमने पढ़ा था ये अध्यक्ष, और लीग अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कांग्रेस की एकता यहाँ पर कह सकते हैं, और कांग्रेस और लीग की एकता हो गई, और कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में, अर्थ है घर का शासन। इसका नेतृत्व देखिए तिलक कर रहे थे 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव से, और एनी बेसेंट ने किया 3 सितंबर 1916 को अडियार मद्रास से। ठीक है, और कांग्रेस का आपको बता दें फर्स्ट अधिवेशन पहले पूना में होना था। कहाँ पर, पूना में। वहाँ पर प्लेग फैल गया, इसलिए बंबई में किया गया। कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वाधिक अध्यक्षता किसने की, तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो 1923 दिल्ली में। ठीक है, 72 सदस्यों ने भाग लिया था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। ठीक है, नारा क्या था, नारा था बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ठीक है, और ए.ओ. हयूम ने जीवनी लिखी थी वेडरबर्न 1913 में। ठीक है, वेडरबर्न ने, और इसका ये निवासी था स्काउटलैंड। कहाँ का, ए.ओ. हयूम स्काउटलैंड का निवासी था। 1885 और 1906 में कांग्रेस का महासचिव बना। ठीक है, और 1912 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसको कांग्रेस का पिता या जनक कहते हैं। ठीक है, फिर हुई मॉन्टेस्क्यू घोषणा, कब हुई, 1917 में। भारतीय सचिव था, स्वशासन प्रदान किया। अब हम पढ़ेंगे गांधी युग। क्या पढ़ेंगे, गांधी युग। गांधी युग, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, 5 पुत्र की संख्या दी जाती है जमनालाल बजाज, ना कि ये पुत्र है। ठीक है, शिष्य है मीरा, गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, निजी सचिव है महादेव देसाई। ठीक है, इनकी बुक्स की बात करें, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी हिंद स्वराज, अनासक्ति योग, सुनो विद्यार्थियों। न्यूज़पेपर की बात करें तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ग्रीन पैम्पलेट। ठीक है, 1883 में गांधी जी दक्षिणी भारत, कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका गए। ठीक है, 22 वर्ष ठहरे। ठीक है, कारण क्या था, दादा अब्दुल्ला कंपनी के केस के सिलसिले में गए थे। वहाँ पर विवाद चल रहा था कुली और शामी, यानी कि रंग भेदी नीति चल रही थी। वहाँ पर सत्याग्रह का, तो सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया। और वहाँ पर कुछ कह सकते हैं आश्रम की स्थापना की, जैसे 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना, और 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका में। एक कांड हुआ, जैसे कहते हैं मॉरिट्सबर्ग कांड। गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। डरबन से प्रिटोरिया के बीच एक स्टेशन पड़ता है मॉरिट्सबर्ग, जहाँ गांधी जी को धक्का देकर बाहर फेंक दिया था, ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए थे। अंग्रेजों की सहायता की। उस समय सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने आह्वान किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और सेना में भर्ती करने के लिए इनको जो उपाधि दी गई वो सार्जेंट, और गांधी जी को केसरे हिंद भी कहा गया। ठीक है, और गांधी जी भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इस समय। ठीक है, 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह में, सत्याग्रह करता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना। साधन क्या थे, असहयोग करके, असविनय आज्ञा करके, हड़ताल करके, हिजरत या अनशन करके।
सबसे पहला हुआ था चंपारण 1917 में हुआ था। देखिए ये किसने किया? किसानों ने। क्यों किया? नील खेती के लिए। नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। कौन सहयोगी थे? राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी थे। नियंत्रण किसने किया? निमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया था कि आओ भाई हमारे इस आंदोलन का क्या करो, नेतृत्व करो। फर्स्ट सत्याग्रह सफल हुआ। उसके बाद टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ 1918 में। कब हुआ? 1918। कारण मजदूरों का शोषण। किसने किया? मजदूरों ने किया ये आंदोलन। नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। सहयोगी कौन थे? अनसुईया बेन थी। सर्वप्रथम बापू ने किसका प्रयोग किया? भूख हड़ताल का। किसमें? अहमदाबाद आंदोलन में। मील मजदूरी की बात करें तो मजदूर वेतन वृद्धि चाहते थे, प्लेग बोनस चाहते थे, 50% मांग कर रहे थे, लेकिन मालिक कह रहे हैं हम देंगे 20%, लेकिन गांधी जी ने 35% क्या करवा दिया कि हम 35% कैसे करके आपको बोनस दिलवा देंगे। ठीक है। फिर हुआ है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। किसने किया? किसानों ने। कारण क्या था? लगान विरोध। नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी। सहयोगी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। हार्डिमन ने क्या कहा? यह वास्तविक किसान आंदोलन है खेड़ा। कौन सा? ये। फिर हुआ असहयोग आंदोलन। कब हुआ? 1 अगस्त 1920, फरवरी 1922 तक। क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी, खिलाफ आंदोलन। आपको बता दें रॉलेट एक्ट आया था 18 मार्च 1919 को। क्यों भाई? 1917 में सर सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक कमीशन बैठाया गया जिसका कमीशन का नाम सेडिसन कमीशन था। क्रांतिकारियों का दमन कैसे किया जाए। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट का जो एक्ट आया उसमें कहा गया कि आपको किसी पर संदेह हो तो गिरफ्तार कर लो। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये कैसा कानून। गांधी जी ने कहा ये काला कानून है और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रॉलेट सत्याग्रह करने के लिए पंजाब के रास्ते से फलवन स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया और बम्बई भेज दिया। ठीक है। और पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे कौन? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। इनको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। इसलिए जलियांवाला बाग में सब एकत्रित हो गए थे। क्यों एकत्रित हो गए थे? क्योंकि ये सभा बुलाई थी लाला हंसराज ने। ठीक है। कारण यह था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को निष्कासित कर दिया। इसके विरोध में यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, लेकिन अमृतसर में उस समय मार्शल लॉ लागू हुआ था। तो उस समय गोलियां चलाई गई, 20,000 लोग मारे गए। और किसने चलाई? जनरल डायर ने चलाई थी। आदेश दिया, गोलियां चलाई। और इस जनरल डायल की भी हत्या कर दी थी किसने? उधम सिंह ने की थी। 1940 में की थी, लेकिन ये घटना 1919 की पहले की। ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके जो जांच के लिए एक कमेटी बैठेगी वो थी हंटर कमेटी। ठीक है। हंटर कमेटी जो अंग्रेजों के द्वारा बैठेगी। 8 सदस्य थे, 5 + 3, 3 हमारे थे, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, सिमरलाल सीतलवाड़। ठीक है। अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि भाई लोगों की कितनी मृत्यु हुई? 379 की हुई। तो मृत्यु के पर गांधी जी ने कहा कि ये पन्ने दर्पण क्या है? सरकारी के लिए पपोती हैं। कांग्रेस ने कहा हम अपनी कमेटी बैठाएंगे। तो तहकीकात कमेटी सदस्य 6 थे। अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। कहा कि 1200 लोगों की मृत्यु हुई। कितनी हुई? 1200 लोगों की मृत्यु हुई। फिर बताएं खिलाफत आंदोलन 1919 को। कब बताएं? 1919 को। नेतृत्व कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, जैसे अली बंधु कहते थे। कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 और 18 को। एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जीते, धुरी राष्ट्र हार गए। और सेवर्स की संधि हुई तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इससे तुर्की का भी विभाजन कर दिया। इससे मुसलमानों को क्या लगा? धक्का लगा। इसलिए ये आंदोलन हुआ। फिर हुआ असहयोग आंदोलन। जी हाँ, आपको बता दें सितंबर 1920 को विशेष अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये कलकत्ता में हुआ। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा, विरोध में CR दास। ठीक है। लेकिन जो नियमित अधिवेशन होता है, हर साल होता है, वो हुआ था दिसंबर 1920 को। विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। नागपुर में होता। प्रस्ताव यहाँ पर CR दास वो रखा था, CR दास द्वारा रखा गया था। और असहयोग की पुष्टि हो गई थी किसमें? नियमित वाले में। विशेष में तो सिर्फ रखा गया था प्रस्ताव, ध्यान रखना। पुष्टि हुई थी नियमित वाले में। क्या हुआ कि हम सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। जैसे कि केसर हिंद गांधी जी ने लौटा दी, राय बहादुर ने, जमनालाल बजाज ने। ठीक है। और इसका नेतृत्व मैं बता दूं गुजरात से कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल। मोतीलाल नेहरू ने यूपी से, जवाहरलाल नेहरू ने भी यूपी से नेतृत्व किया। बिहार से राजेंद्र प्रसाद ने किया। मद्रास से राजगोपालाचारी ने किया। पहले व्यक्ति जो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए वो थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है। एक हुआ चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड। ठीक है। यूपी में हुआ। हिंसात्मक घटना हो गई साहब। 5 फरवरी 1922 की बात है। 22 पुलिस वालों को क्या आग के हवाले कर दिया, मृत्यु हो गई। और इस हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में इस आंदोलन कर दिया स्थगित। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है। और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी की गांव की एक छोटी सी घटना को आप हिमालय जैसे कि क्या दे रहे हो? सजा दे रहे हो। तो इस तरह से ये उपाधि दी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड
13 अप्रैल 1919 के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी और शंकर नारायण ने गवर्नर की परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, ठीक है, और 18 मार्च 1922 को न्यायाधीश ब्रह्मफुल्ड गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी, लेकिन 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य बिगड़ गया, इस कारण इनको रिहा कर दिया गया। फिर एक आप पढ़ते हैं स्वराज पार्टी, जनवरी 1923 को स्थापना, स्थान इसका इलाहाबाद, किसने इसकी स्थापना की? चित्तरंजन दास जो कि इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो इसके महासचिव थे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 1919 का अधिनियम चुनाव से संबंधित। देखिए एक थे परिवर्तनवादी, एक थे अपरिवर्तनवादी। जैसे सी आर दास चाहते थे कुछ परिवर्तन, मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की नीतियों का क्या करते थे? विरोध, ठीक है। जो अपरिवर्तनवादी थे राजेंद्र प्रसाद हैं, CR राजगोपालाचारी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये अपरिवर्तनवादी थे। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। CR दास ने चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कांग्रेस ने और उसका इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और स्वराज पार्टी 1923 में जनवरी 1923 को हुई थी, ठीक है। 1923 को कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में बुलाया गया। अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझौता हुआ किनके? परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, ठीक है। 1924 में बेलगांव के अध्यक्ष थे गांधी जी। अधिवेशन हुआ और गांधी जी और CR दास के मध्य एक समझौता हुआ, जैसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1925 में CR दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इससे शॉर्ट में कहते हैं SRA और एक आएगा SSRA, ठीक है। तो ध्यान रखना ये SRA है, ठीक है। गठन 1924 कानपुर में, किसने? सचिंद्र सान्याल ने, योगेश चटर्जी ने, भगवती बोरा ने, भगत सिंह ने। कारण क्या था? क्रांतिकारियों और गतिविधियों को आगे बढ़ाना, समाजवादी की स्थापना करना। क्या कार्य किया? काकोरी कांड हुआ था, आपको पता है 9 अगस्त 1925 को। 8 डाउन ट्रेन थी, सरकारी खजाना लूटा गया। फांसी किसको दी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, असफुल्ला खां और ठीक याद रख लो राम राजरो कुल्लो, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। फिर स्थापना हुई SSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। गठन हुआ सितंबर 1928 दिल्ली में, चंद्रशेखर आजाद ने किया, ठीक है। इसे लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि कार्य क्या किया? सैंडर्स की हत्या की 17 दिसंबर 1928 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, कब? 8 अप्रैल 1929 को। किसने? भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। फिर साइमन कमीशन, जिसे श्वेत संसद आयोग भी कहते हैं, ठीक है। गठन 1927 में। भारत में आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 बम्बई को। अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। सदस्य 7 सदस्यीय आयोग था। कारण था 1919 अधिनियम की क्या करना? जांच करना। तो भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया, गो बैक साइमन का नारा दिया गया। 2 बार ये भारत में आया था, ठीक है। लाहौर में साइमन विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, लाठियों से पीटा गया था सैंडर्स के द्वारा, ठीक है। और भारत के सचिव बर्किन हैंड ने चुनौती दी किसको? भारतीयों को, कि स्वयं संविधान का निर्माण करो, लेकिन शर्त यह है कि कोई राजनीतिक दल इसको अस्वीकार न करें। तो मोतीलाल ने इसको कर दिया स्वीकार और नेहरू रिपोर्ट बढ़ा दी 1928 को। क्या प्रावधान कर दिया? कि भारत डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, भारत में उत्तरदायी शासन होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होगी। डोमिनियन का अर्थ है कि विदेश, संचार, रक्षा सब अंग्रेजों के हाथ में होंगे, बाकी सब भारतीयों को सौंप देंगे, ठीक है। तो 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है, इसकी समाप्ति मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग पत्र रख दिए, किसके? नेहरू के समूह। तो इसलिए ये इस विरोध के कारण ये क्या हो जाता है? खारिज होता है। लाहौर अधिवेशन हुआ, नेहरू ने रिपोर्ट बनाई, ये इस रिपोर्ट को क्या होगा? अस्वीकार हो गया। 1929 में नदी रावी थी, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रावधान किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी को फ्रीडम डे मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और ये पहला दिन था जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर होता है सविनय अवज्ञा, हम अपने सविनय के साथ क्या करते हैं? आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। दांडी मार्च, देखिए गांधी जी का समाचार पत्र यंग इंडिया में 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने बंगाल के गवर्नर जनरल को लॉर्ड इरविन को 11 मांगे रखी कि भाई तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो हम क्या कर देंगे?
ये जो मुख्य मांगे हम क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। और ये मांगे जैसा कि नमक कानून को क्या कर दो, कम कर दो, और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दो, लाइसेंस वगैरह, ठीक है, भू राजस्व कम कर दो, 50% कटौती कर दो, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार थी। तो नहीं मानी गई मांगे, तो शुरुआत 12 मार्च 1930 को, अनुयायी थे 78, यात्रा थी 240 मील, और कितने दिनों में पूरी हुई, 24 दिनों में पूरी हुई। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे और दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को। और आंदोलन शुरू हुआ पहुंचे तो 5 अप्रैल 1930 को, आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन नेतृत्वकर्ता देखिए उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान के, जिसको गांधी जी को मलंग की उपाधि देने वाले लोगों ने कहा था, ठीक है। और दल था खुदाई खिदमतगार, पूछा जाता है लाल कुर्ती दल, ठीक है। धरासना से कौन थे? सरोजिनी नायडू थी, और मणिलाल था, इमाम हुसैन था। नागालैंड से कौन था? यदुनाग, ठीक है, यदुनाग और कौंडिन्य, जिसको रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। दक्षिण भारत से राजगोपालाचारी थी। मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया। अब आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। किसने? अब्बास तैयब जी ने। गांधी इरविन समझौता हुआ फिर 5 मार्च 1931 को। दिल्ली समझौता भी कहते हैं। किसके मध्यस्थता में? तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकंद। प्रावधान क्या किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप करेंगे समाप्त, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आ लेंगे भाग। और इरविन ने कहा कि हम नमक कानून करेंगे समाप्त, आपके राजनीतिक कैदियों को कर देंगे रिहा। फिर होता है गोलमेज सम्मेलन 3 बार, ठीक है। कुल सदस्य जिस कहते हैं RTC गोलमेज सम्मेलन को, ठीक है, 246 सदस्य, 89 सदस्य पहले में भाग लेते हैं, 111 सदस्य दूसरे में, और 46 सदस्य तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। अध्यक्ष स्थान है लंदन का सेंट जेम्स पैलेस। उद्घाटन करता है जॉर्ज पसम, और अध्यक्ष है रैमसे मैकडोनाल्ड। और गांधी जी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आपको बता दें, गांधी जी ने S राजपूताना जहाज से लंदन में मांगे रखी, जो कि असफल हुए, और भारत लौटे, और जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और 1934 में पूर्णतः समाप्त हो गया। फिर सांप्रदायिक पंसार या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। देखिए क्या हुआ, 16 अगस्त 1932 की बात है। PM ब्रिटिश रैमसे मैकडोनाल्ड ने दलितों को क्या दे दिया? प्रत्यक्ष निर्वासन दे दिया, ठीक है। तो BR अम्बेडकर तो खुश हुए, लेकिन गांधी जी इससे हो गए दुखी। क्या हो गए? दुखी हो गए। तो फिर क्या हुआ? इनके बीच समझौता कराया। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, CR राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास और मदन मोहन मालवीय ने। इन्होंने समझौता कराया और कहा कि हम प्रत्यक्ष निर्वासन नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, हम दलितों को आरक्षण दे देते हैं 71 148 का, ठीक है। तो 1935 का अधिनियम आता है, और 1937 में चुनाव 11 प्रांतों से, 8 प्रांतों से कांग्रेस, 1 प्रांत से मुस्लिम लीग, 2 प्रांतों से गठबंधन। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस ने, इस सदस्यों ने इनका दे दिया त्याग पत्र कि हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के इस त्याग पत्र से मुस्लिम लीग बड़ा खुश हुआ। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। और 1939 से 35 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जो कि ब्रिटेन घोषणा पत्र से कि भारत सेकेंड विश्व युद्ध में क्या दे? हमारी सहायता दे, इसलिए ये प्रावधान किया गया, ठीक है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 17 अक्टूबर 1940 को, और कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन हुआ, ठीक है। फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोद भावे, जो कि पवनार महाराष्ट्र से, ठीक है। सेकेंड व्यक्तिगत सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और अगला मिशन है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आगमन का कारण था भारतीयों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सहयोग लेना। क्या लेना? सहयोग, सहायता लेना। तो ब्रिटिश PM थे चर्चिल। स्टेवर्ट क्रिप्स को भेजा, एक सदस्यीय आयोग था, ठीक है। और यदि इसमें क्या प्रावधान किया गया? यदि भारतीय सेकेंड विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करता है तो हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और संविधान सभा का क्या करेंगे? गठन करेंगे। तो भारतीय क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया गया, और गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की क्या दी? संज्ञा दी। और नेहरू जी ने कहा डूबता हुआ सूरज, क्या कहा? डूबता हुआ जहाज का, ठीक है, या बैंक का। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ अगस्त 1942 को। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहते हैं, स्वयं स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। क्यों हुआ? क्रिप्स मिशन असफलता का कारण भारत पर जापानी आक्रमण और भारत में बढ़ती हुई महंगाई, इस कारण, ठीक है। तो 12 जुलाई 1942 में वर्धा महाराष्ट्र में एक बैठक हुई, और बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कर दिया स्वीकार। देखिए 7 और 8 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, और ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से कांग्रेस में एक बैठक हुई, ठीक है। अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू ने पारित की, और ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लीन लिथगो ने
ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। जो मुख्य कांग्रेस के नेता थे उनको किया गिरफ्तार। क्या क्या गिरफ्तार? जैसे कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खा पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर महाराष्ट्र में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया। और जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के रेडियो संचालक भी थे। उनका नाम भी आपको याद रखना क्यों पूछा जाता है। बम्बई नासिक से राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, राम बाबू प्रसाद। ठीक है, और समांतर सरकारों का भी गठन हुआ, जैसे बलिया यूपी में, तामलुक पंजाब में, सतारा महाराष्ट्र में। और ये नेतृत्व कौन करते हैं? चित्तू पांडे, जो कि पहली सरकार थी। ठीक है, और तामलुक में जो है ना सतीश सामंत, जो जाति सरकार थी, और सतारा में सबसे लंबी सरकार थी ये। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बताए। सीआर फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना महात्मा गांधी द्वारा सीआर को जिन्ना को समझाने हेतु एक भेजा गया था। ठीक है, इसलिए इसको सीआर फार्मूला कहते हैं, लेकिन ये फार्मूला असफल रहा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा रखा गया प्रावधान था कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग करेंगे, जहां तक हो सके विभाजन को टालेंगे, और लेकिन जिन्ना नहीं माने, है ना। जिन्ना बहुत कह सकते हैं जिद्दी आदमी थे। वेवेल योजना जून 1945 में। वेवेल योजना क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के लिए हम संविधान सभा का करेंगे गठन। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय व सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुसलमानों को समान अधिकार दिए जाएंगे। वेवेल योजना पर विचार करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, शिमला सम्मेलन। देखिए, कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आजाद जल विभाजक की इसकी संज्ञा थी, शिमला समझौता। ठीक है, और मुस्लिम लीग जिन्ना थी। दोनों ने वेवेल योजना को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन हुआ 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्यीय आयोग था, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। अब संविधान की बात हो रही है, तो भारतीय क्यों आया? तो प्रावधान इसने कहा कि फरवरी 1946 को 9 सैनिक विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से एक भारत के संघ का निर्माण करेंगे। प्रांत ए बी सी श्रेणियों में हम विभाजित करेंगे और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को करेंगे समाप्त। भारत के लिए संविधान सभा का करेंगे गठन, लेकिन सांप्रदायिक में मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन का क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और 16 अगस्त को 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई। दंगे हुए नोआखली बंगाल में। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 अप्रैल 1946 को। नेतृत्व करता है जवाहरलाल नेहरू। माउंट योजना 3 जून 1947 को। बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि अंतिम था, प्रावधान किया कि भारत का विभाजन होगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ देंगे। सीमा आयोग का गठन किया रेडिकल नेतृत्व में। और सिलट जो कि असम, सिंध, उत्तरी पश्चिम सीमांत, इनका कराया गया जनमत संग्रह। ठीक है, और ये योजना 3 जून 1947 को बनाई गई थी और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई थी। 18 जुलाई 1947 को अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, और रियासतें स्वतंत्र थी। हैदराबाद सैनिक कार्रवाई के द्वारा की गई। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र हस्ताक्षर कराया गया था। ठीक है, हरि सिंह। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी सेना। हैदराबाद, आप डेटे याद रख लें, 18 सितंबर 1948, जूनागढ़ में फरवरी 1948 और जम्मू कश्मीर 1947। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी इसमें। और 1919 में आपको बता दें, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। भारत का सचिव था मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड था बंगाल का गवर्नर। प्रावधान किया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि सिख, ईसाई, यूरोपीय भारत, यानी कि आप कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया गया? विस्तार किया गया और लागू हुई 1 जनवरी 1921 को। 1935 का जो अधिनियम है, इसका प्रावधान 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। केंद्र व द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में भारत संघ का निर्माण किया गया था। विषयों का विभाजन जैसे केंद्रीय, राज्य और संवर्ती सूची। आरबीआई की स्थापना हुई और 10% जनता मत देने का अधिकार दिया गया था। तो ये आपका था कंप्लीट कह सकते हैं रीट बेस्ड पैटर्न पर आधारित क्या था? हिस्ट्री। और मैं आशा करता हूँ इस मेहनत को आप ज़रूर शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, लाइक करेंगे। बहुत कह सकते हैं इसके पीछे मेहनत लगती हैं। आपको सिर्फ 2 घंटे क्या, आप 1 घंटा भी वीडियो पूरा नहीं देखते। मैं देखता हूँ वॉच टाइम, उस हिसाब से मेरे को पता चल जाता है। लेकिन फिर भी कुछ मेरे मित्र हैं जो सीरीज में तैयारी करते हैं, उनके लिए, ताकि उनका रिवीजन हो जाए। और मेरा भी एक तरह से रिवीजन है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं स्वयं रिवीजन करके संतुष्टि ले रहता था उससे अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाया। 2 घंटे लगातार बोलना करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और आशा करता हूँ इस मेहनत को आप ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।